नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तराखंड में बर्फबारी से भले ही लोग का हाल बेहाल है, लेकिन खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे। किसानों की माने तो सीजन की पहली बर्फबारी फसलों के साथ साथ सेब आड़ू के लिए संजीवनी है, जिससे न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ेगा बल्कि उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक बेहतर बाजार, एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा। एक रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ भारी बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वहीं किसानों को खुश कर दिया है। रात में बारिश और भारी बर्फबारी और दोपहर में गुनगुनी धूप से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। काश्तकारों के मुताबिक दिसंबर में हुई बारिश और बर्फबारी साग सब्जियों के साथ साथ गेहूं की फसल के लिए संजीवनी साबित हुई है। ये तो बड़े शुभ लक्षण है कि ये शीतकालीन की वर्षा बहुत अच्छे टाइम से पहले ही हुई है और इस बर्फबारी से पूरा लाभ ही लाभ है। ये बर्फ गिरती है उससे गेहूं अच्छा होता है और इसमें कीटनाशक का भी जो हमारा कुरमुला ये रहता है ये खत्म हो जाता है। इस बारिश से वो जो टेम्परेचर में जो गिरावट आनी चाहिए पहाड़ों में, वो इस समय बहुत अच्छी मिल गई है। क्योंकि मॉइस्चर है तो खेती बहुत लाभदायक है। दूसरा जो है, इस समय एक हमारा वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम हम पहाड़ों में करते हैं बरसात के समय, इस समय मॉइस्चर कम हो जाता है पानी सॉइल में। तो अब के बारिश हो जाने से दिसंबर जनवरी फरवरी तक का मॉइस्चर बन जाए, क्योंकि टेम्परेचर डाउन है तो पौधे को लगातार मॉइस्चर मिल जाता है। इसलिए ये बारिश बहुत फायदेमंद है। मुख्य रूप से स्थानीय लोग खेती कर 2 जून की रोटी कमाते हैं। ऐसे में सीजन की पहली बर्फबारी से ये लोग काफी खुश हैं। इनके मुताबिक समय से पहले हुई बर्फबारी से इन्हें अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है। गेहूं, जो चना, मसूर, इससे कृषकों को बहुत बड़ी राहत मिली है और जो फल हैं उसमें भी कीटाणु के मतलब नाश होगा है। ये बहुत वर्षों के बाद जो बर्फबारी उससे कृषकों को बहुत बड़ा सुकून मिला है। फिलहाल तो इंद्रदेव पहाड़ों पर रहने वालों पर मेहरबान हैं, जिससे प्रदेश के वो किसान भी खासे उत्साहित हैं जो भगवान भरोसे ही खेती करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सही समय पर हुई बर्फबारी और बारिश इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तराखंड में स्थानीय लोग भले ही ठंड से ठिठुरकर घर में दुबकने को मजबूर हो, लेकिन सर्दी के इस मौसम में व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। व्यापारियों की माने तो सर्दी में गर्म कपड़े और हीटर्स की सेल में जोरदार इजाफा हुआ है। इससे उनको मुनाफा भी हो रहा है। ठंड को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इस वक्त हम एक देहरादून की बहुत फेमस इलेक्ट्रिक शॉप में है, जहां पर कि हीटर आप देख रहे हैं, महंगे महंगे अलग अलग कंपनियों के तमाम हीटर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो हीटर है जो कि विदेशी है। हालांकि इसकी डिमांड उतनी नहीं जितनी कि स्वदेशी आइटम्स की डिमांड है। आज की तारीख में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ गई है और इतनी सप्लाई कंपनियों को और कम करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी, हर तबके का आदमी इस चीज को खरीद सके, क्योंकि इसके बिना इतनी सर्दी में कोप अप करना बहुत मुश्किल है। हाइलोजन हीटर्स हैं और कार्बन हीटर्स की अच्छी डिमांड चल रही है इस टाइम और बढ़िया डिमांड है। माल हमेशा रहता ही है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा ऐसा रहता है कि माल उपलब्ध ना हो, लेकिन शॉर्टेज तो है। थोड़ी सेल में बढ़ोतरी हुई है, हीटर काफी बिक रहे हैं, काफी अच्छी सेल है और लोग नई चीज की तरफ जा रहे हैं। कार्बन हीटर, ऑयल हीटर काफी अच्छे बिक रहे हैं। जो सर्दी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है, चाहे वो हीटर है, चाहे वो गीजर है, इन तमाम चीजों को खरीदने में तत्परता बरत रहे हैं। अपने कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड फिलहाल शीतलहर की चपेट में और ऐसे में अब पन बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से नदियां जम गई हैं, जिसके कारण टर्बाइन्स में घूमने लायक पानी नहीं है। मनेरी भाली के दूसरे चरण की परियोजना में बिजली उत्पादन लगभग ठप है। वहीं प्रथम चरण की योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी की मात्रा 30 क्यूमेक से भी कम रह गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगर इस परियोजना के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं रहेगा तो इससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जनवरी तक प्रथम चरण की परियोजना से बिजली उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत 2016 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने कल हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सीएम हर की पैड़ी का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
ये मुख्यमंत्री का आगे का कार्यक्रम है। अर्धकुंभ 2016 की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। हरिद्वार से ये खबर आ रही, कल हरिद्वार जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी रह चुका है, संसदीय क्षेत्र भी रह चुका है, वहां का वो रुख करेंगे। हरीश रावत 2016 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद धार्मिक नगरी हरिद्वार का स्थलीय निरीक्षण करने कल पहुंचेंगे। 2016 राज्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इस साल अर्धकुंभ भी होने वाला है और इसी के मद्देनजर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप एक इंस्पेक्शन, एक विजिट, एक निरीक्षण के तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत की कल हरिद्वार में। नरेश, क्या तैयारियां हो रही हैं? ये प्रथम चरण का निरीक्षण होगा या फिर तैयारियों अधिकारियों से बात करने के लिए आ रहे हैं? देखिए निहारिका, मैं आपको बता दूं, ये अभी अर्धकुंभ मेला 2016 के लिए न तो मेला अधिकारी की नियुक्ति हुई है, न ही बजट का कोई 1 रुपया भी अभी तक यहाँ पर अवमुक्त राज्य सरकार ने किया है, न केंद्र सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की बजट की मांग की है, जिसमें ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार को देना है। 150 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन वो पैसा भी अभी तक मेले के जो काम जिन्होंने कराने हैं, पीडब्ल्यूडी हो या सिंचाई विभाग हो या गंगा पॉल्यूशन वाले हों, इनमें से किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला है। कल मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार आएंगे और हर की पेड़ी क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जो जो प्रपोजल बनाकर दिए गए हैं विभागों द्वारा शासन को, उसका स्थलीय निरीक्षण होगा और हो सकता है कि अगर समय मिला तो अधिकारियों की बैठक भी लें और उसके बाद ही ये तय होगा कि कब मेला अधिकारी की नियुक्ति होगी और कब तक पैसा मिलेगा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा काम शुरू नहीं होगा और जो स्थायी प्रवृत्ति के काम होने हैं उनमें कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। तो ये कल का जो दौरा है मुख्यमंत्री हरीश रावत का, ये अर्धकुंभ मेले को लेकर काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों की कमी पर पक्ष विपक्ष सामने आ गए। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरीके से आईएएस अधिकारियों से अपना नियंत्रण खो चुकी है। इस कारण प्रदेश में जन कल्याण योजनाओं पर ना ही बजट खर्च हो पा रहा है और ना ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। यहां आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में 37 आईएएस अधिकारियों की कमी है। राज्य इतनी कमी से जूझ रहा है, जबकि प्रदेश में 120 आईएएस के पद सृजित हैं। इसके अलावा सुपर टाइम स्केल के 21 पदों में महज 9 पर ही नियुक्ति है। यही वजह है कि एक-एक कर आईएएस अधिकारियों पर कई विभागों की जिम्मेदारी है। 83 पदों पर ही आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति है। इनमें 16 अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति यानी कि डेप्यूटेशन पर हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्य आईएएस अधिकारियों की कमी को चुनौती नहीं मान रहे। प्रदेश अध्यक्ष इसे चिंता की बात तो जरूर बता रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक जब यूपी उत्तराखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी काम चलता था। कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने उस समय बेहतर तरक्की की है जब 8 जिलों के लिए केवल एक सचिव होता था पर्वतीय विकास का, तो हमने उस समय भी आगे बढ़ने के रास्ते खोजे हैं। आज तो हमारे पास बहुत सारे वर्किंग हैंड हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। उस कमी से मैं कतई चिंतित नहीं। अलग राज्य नहीं बना था, 2 कमिश्नर, 2 डीआईजी और उसमें जो है 12-13 जो है वो जिलाधिकारी और सीडीओ 9 जिलाधिकारी जो इतने काम कर सकते थे। ऐसा अचानक ही कौन सा काम बढ़ गया है कि इतनी बड़ी फौज उस काम को नहीं कर पा रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि बीच में कहीं न कहीं उसका अभाव रहा और विशेषकर 2007 से और 12 के बीच में, और मुझे लगता है कि अब चीजें ढर्रे पर आ रही है। ये जो लाल फीताशाही है, पैसे का लेन देन जो बजट में हो रहा है, इसकी वजह से हरीश रावत जी की सरकार काम नहीं कर पा रही है। जब इन्हीं अधिकारियों से खंडूरी जी काम ले सकते थे तो हरीश रावत काम लेने में नाकाम क्यों हैं, ये प्रश्न खड़ा है। अमित मलिक और भूरा ये नाम है उस शातिर अपराधी का जो सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। इसे पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से गिरफ्तार तो किया था, लेकिन कुछ दिन पहले इसके साथ ही पुलिस की आंखों में पेपर स्प्रे, मिर्च का स्प्रे डालकर उसे अपने साथ लेकर फरार हो गए। अब 3 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। नोएडा में शातिर चोर के लिए उसे ढूंढने के लिए कंट्रोल रूम तक बन गया है। ये तैयारी है कुख्यात अपराधी को पकड़ने की। ये सर्च ऑपरेशन है मोस्ट वांटेड को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करने का। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस
दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके मोस्ट वांटेड बदमाश अमित मलिक और भूरा की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब उत्तराखंड पुलिस ने नोएडा में एक कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे भूरा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि इस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड और यूपी पुलिस के काबिल अधिकारी 24 घंटे रहेंगे और भूरा को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ उसके जो एसोसिएट हैं जो कि उसके साथ भाग सकते हैं, भगाने में मदद कर सकते हैं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी हुई है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उनका नाम अभी यहाँ हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां हुई हैं, उन्हीं को वेरीफाई कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ छुपा हो सकता है। जितने भी इसके एसोसिएट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, जिससे कि उनके माध्यम से कुछ सुराग लग सके कि कहाँ हो सकता है। इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली पुलिस की बैठक दिल्ली के उत्तराखंड भवन पर हुई थी। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू ने की थी। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में तीनों राज्यों की पुलिस ने भूरा को पकड़ने के लिए सूचना शेयर करने और मिलकर छापेमारी करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पुलिस समन्वय से काम कर रही है और इसमें दिल्ली पुलिस की मदद ली जा रही है। पिछले दिनों एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी आयोजित की गई थी, इसमें 3 राज्यों की पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी कार्य योजना के बारे में वहां डिस्कस किया। यद्यपि 2 व्यक्ति जो उसके साथी थे और जो कहीं न कहीं मदद करते थे, उनको बागपत पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी तक अमित भूरा या जो उसके साथ भागे हैं क्रिमिनल्स, उनके बारे में सटीक सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई है। भूरा को उत्तराखंड पुलिस पेशी के लिए देहरादून से बागपत ले जा रही थी, तभी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर करीब दर्जन भर बदमाशों ने धावा बोलकर टेम्पो में सवार अमित और भूरा को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया था। इसके लिए बदमाशों ने पुलिस टीम की आंखों में मिर्च स्प्रे डालकर फायरिंग भी की थी और वो जाते जाते पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। अमित उर्फ भूरा पर यूपी उत्तराखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। भूरा को कुख्यात अपराधी सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कुख्यात अपराधी अमित और भूरा के नेपाल जाने की आशंका को देखते हुए खुफिया तंत्र सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। चंपावत पुलिस ने नेपाल जाने आने वालों को हर शख्स पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। सीमा क्षेत्रों के अलावा जिले के सभी प्रवेश मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये सर्वविदित है कि जो कुख्यात अपराधी अमित और भूरा जो कि पुलिस कस्टडी से भागा है, इस बात से संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वो कहीं से भी भाग सकता है भारत से बाहर की तरफ। तो तत्काल उस दिवस के बाद से ही हमारे उच्च अधिकारी द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हो गए थे इस बॉर्डर चेक पोस्ट पर और अन्य सभी स्थानों पर द्वारा जो यहाँ अन्य सुरक्षा एजेंसीज वगैरह हैं, एसएसबी हैं और अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको भी इस संबंध में उनसे सहयोग लिया जा रहा है ताकि उसको किसी भी प्रकार से यहाँ से पार न जाने दिया सके और यहीं पर निगरानी होती रहे। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता देहरादून की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, इसके कारण बदमाश बेखौफ होकर पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और खनन माफिया, वन माफिया आज सरकार पर राज कर रहे हैं और राज्य को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान ये सरकार पहुंचा रही है। जो काम हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो सड़कों के काम, नहरों के काम और विकास के जो विद्युत विभाग से पानी संबंधी जो काम है वो काम नहीं हो रहे हैं। वहीं गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए अब उत्तराखंड पुलिस 1 जनवरी से ऑपरेशन स्माइल नाम के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस की मदद ली जाएगी। ये आपको बता दें कि अलग राज्य बनाने के बाद यानी 2001 से अब तक प्रदेश में 2734 लोग लापता हैं। इसमें 459 लड़के, 233 लड़कियां, 1362 पुरुष, 680 महिलाएं हैं। वहीं इस अभियान के संबंध में सभी डीएम को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के नाम से एक अभियान चलाया जिसमें कि काफी कामयाबी भी उनको मिली,
तो हम लोग भी यहाँ एक अभियान 1 जनवरी से चलाएंगे, जिसमें कि अभी मिसिंग बच्चे हैं और दूसरे राज्यों में कहीं जा सकते हैं तो वहां भी तलाश उनकी की जाए। तो उसके लिए हमने एक कार्यशाला भी रखी है। गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के 100 किलोमीटर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को लेकर अब पक्ष विपक्ष सामने हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रभावित गांव वालों को समर्थन का भरोसा दिलाया है। प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से प्रभावितों के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आएगी। यहां आपको बता दें कि गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के 100 किलोमीटर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी हो रही है। इसमें उत्तरकाशी के 88 गांव आ रहे हैं, जिसका इलाके की जनता विरोध कर रही है। लोगों का कहना है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से इलाके का विकास रुकेगा। नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में पक्की सड़कें नहीं बन पाएंगी और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगेगा। केंद्र सरकार ने 2012 में उत्तरकाशी के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की थी, लेकिन राज्य सरकार ने 2 साल के अंदर आंचलिक महायोजना तैयार करने की बात कही। इसका काम पूरी तरीके से हो नहीं पाया। खबर है कि राज्य सरकार अब केंद्र के प्रस्ताव को जस का तस लागू करने को तैयार है। वाले सब बिजली पानी के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, चारागाह के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, सड़क बनानी तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये स्थिति न हो, इसके लिए हम पूरा समर्थन इनका कर रहे हैं और करते हैं। लेकिन आखिर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इसके लिए दोषी आखिर कौन। यूपी की सरकार ने 2010 में ये लाई थी और उसमें 2 साल का समय दिया था कि प्रदेश सरकार को कि आप वहाँ का अभिमत इकट्ठा करिए, जनमत इकट्ठा करिए, वहाँ के लोगों को पूछिए कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। लेकिन 2 साल तक प्रदेश की सरकार सोई रही। तो कुल मिलाकर जो दोषी है तो दोषी है।